हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। बहुत दिन के बाद आप सभी के लिए आरंभ बैच पे वापस से शुरुआत हो रही है और हम लोग एज पर द प्लान, जैसा अपना प्लान जो था वो चल रहा था, आई होप आप लोग भी वैसे ही टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे। उसके अकॉर्डिंग हम आज पावर सिस्टम का क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। तो पावर सिस्टम जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एकदम बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। तो इनको तो बढ़िया से पढ़ना ही है। तो अभी इस बीच में आप लोगों के लिए क्लास जो है वो एमसीक्यू की क्लास जो है खास तौर पे वो नहीं आ पा रही थी। तो मेरा यही प्लान था कि आपके लिए ग्रेजुअली आगे चल के प्रॉपरली रेगुलर एक शेड्यूल बना करके आपके लिए एमसीक्यू का सेशन जो है वो लाता रहूँ मैं। और आज से उस सीक्वेंस को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो बढ़िया से आप सभी को इस टाइम पर एमसीक्यू सेशंस मिलेंगे और ये सेशन आगे चल के लाइव फॉर्म में भी होने जाएंगे। ठीक है, तो अब मस्त हम लोग लाइव फॉर्मेट में भी एमसीक्यूज बनाएंगे। थोड़ा सा अभी मैं जस्ट बिजी हो जा रहा था कुछ एडिशनल चीज़ों को लेकर के, बट ग्रेजुअली आप सबके लिए जो भी अच्छा प्लान है, एग्जीक्यूशन है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। एमसीक्यू बनाने वाले हैं हम लोग पावर सिस्टम का। जो हमारा शेड्यूल था एज पर द शेड्यूल 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक हमको ये बनाना था। ठीक है, तो थर्ड वीक जो है ऑनगोइंग है। इलेक्ट्रिकल मशीन का हम लोगों ने एक आध सेशन लिया था, पावर सिस्टम का एक भी सेशन नहीं किया अभी इस बार। तो पावर सिस्टम से ही शुरुआत कर देते हैं, इसको बनाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका शुरू होगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि 1 जैन से 6 जैन के ड्यूरेशन पे प्लान्ड है। ठीक है भाई, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पहुंचते हैं इस एमसीक्यू सेशन पर। आज है 29 दिसंबर और आप देख रहे हैं डे 10 का सेशन, 10वां सेशन है ये, वीक 3, जिसमें कि आज का पावर सिस्टम के अंदर का जो टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक जनरेशन ऑफ पावर। इकोनॉमिक जनरेशन से भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन आते हैं। अभी पीजीसीएल वगैरह का पेपर आप देखे होंगे या एसएससी का पेपर देखेंगे, ये छोटे छोटे से जो फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं बट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज के इस पूरे सेशन में हम इकोनॉमिक पावर जनरेशन का जो एमसीक्यू का फॉर्म है वो यहाँ पर देखेंगे। इकोनॉमिक जनरेशन ऑफ पावर जो है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। जल्दी से अपना आंसर जो है वो आप बताते जाइएगा, अपने पास कहीं पर लिखते जाइएगा, ताकि आखिरी में आपको पॉइंट्स और स्कोर्स आपने कितने बनाए वो चेक करते बने। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड हिज डेली एनर्जी कंजम्पशन इज 24 यूनिट्स। तो बताइए कि उसकी लोड फैक्टर कितनी होगी, बताइए कि लोड फैक्टर जो है वो कितनी होगी। चलिए इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है और पूछा क्या है। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है अबाउट द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर, जल्दी ही आप सभी के लिए इन सब टॉपिक्स के डेडिकेटेड क्लासेस यूट्यूब पर भी होंगी और जो न्यू ऐप रहेगा उस पर भी आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो बट फिलहाल अभी के लिए अभी क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। सो व्हाट इज लोड फैक्टर। तो भाई लोड फैक्टर को हम लोग बोलते हैं एवरेज लोड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम डिमांड। इट इज द एवरेज लोड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम with respect to the maximum load, not maximum demand, it is maximum load for that particular time। ठीक है, एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम के फॉर्म में भी आप इसको बताते हो। लोड फैक्टर की वैल्यू जो होती है, अब देखिए इसमें एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेता हूँ शुरुआत में, ताकि आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड में डिफरेंस क्या है। जब आप लोड कर्व पढ़ते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, जब आप लोड की बात करते हो तो ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनता है, कुछ इस तरीके का कर्व जो है वो हो सकता है कि आप पूरे दिन के लिए, भाई लोड कर्व जो है वो तो बहुत सारे कंडीशंस पे बनाया जा सकता है ना। मंथली बेसिस पे बना सकते हो, पर डे बेसिस पे बना सकते हो, या एनुअल बेसिस पर भी आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो उस आधार पर अगर सपोज कर लीजिए 24 घंटे का अगर मैं ऐसा लोड कर्व बनाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ में मुझे ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, दिस इज आवर मैक्सिमम, दिस इज आवर मैक्सिमम लोड। और ये वाला जो सेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा ये ग्राफ कभी भी ऐसे जीरो से नहीं शुरू होगी। जीरो से शुरू करने का मतलब कोई भी लोड का कंडीशन है ही नहीं। ये हमेशा बीच में इधर कहीं की किसी वैल्यू से शुरू होगी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बेस लोड। ठीक है, सो दिस इज अ बेस लोड। ओके, तो ये बेस लोड होता है। और ये पूरे सेगमेंट का, ये जो पूरा हमारा जो सेगमेंट है, इस पूरे का आप एवरेज कैलकुलेट करते हो तो वो आपका एवरेज लोड निकलता है। ठीक, तो एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड के हिसाब से फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम लोड फैक्टर की वैल्यू को बताते हैं। लोड फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका मैक्सिमम लोड जो रहता है, योर मैक्स लोड इज हायर एज कंपेयर टू द एवरेज लोड। जो आपका मैक्सिमम लोड होगा यहाँ पे,
ये इसके एवरेज लोड से तो बड़ा ही रहेगा ना ऑब्वियसली। तो इसकी वैल्यू हमेशा, लोड फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चल के आपको याद करने का एक तरीका भी बता दूंगा ये सारे टाइप के फैक्टर्स के लिए, बट फिलहाल अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोलता है कि द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर इज 2 किलोवाट, तो यहाँ पे आपके पास 2 किलोवाट आ गया, एंड हिज डेली एनर्जी कंजम्पशन इज 24 यूनिट्स। डेली एनर्जी कंजम्पशन जो है वो एनर्जी कंजम्पशन बोल रहा है, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन इज 24 यूनिट्स, और मैक्सिमम लोड जो है, मैक्सिमम डिमांड जो है कंज्यूमर का वो 2 किलोवाट का। तो अब आपको पूछता है कि बताइए कि यहाँ पर इसकी लोड फैक्टर कितनी है। अब इसकी लोड फैक्टर जो है वो कितनी है, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए एनर्जी कंजम्पशन 24 यूनिट का है, तो इट शुड बी 24 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 2 किलोवाट है ना इसका मैक्सिमम डिमांड, इनटू 24, 2 इंटू 24, ठीक, 24 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24। तो ये डेटा जो है इससे आपको मिल जाएगा 0.5, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1/2 दैट इज 0.5। 0.5 मतलब परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है तो 50% इसका आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग यहाँ से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि द कनेक्टेड लोड ऑफ अ कंज्यूमर इज 3 किलोवाट, द कनेक्टेड लोड ऑफ अ कंज्यूमर इज 3 किलोवाट एंड हिज मैक्सिमम डिमांड इज 1.5 किलोवाट। तो बताइए कि डिमांड फैक्टर जो है उस कंज्यूमर के एंड पर वो कितना है, डिमांड फैक्टर जो है वहां पर कितना हो रहा है। इसको दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कोई भी पर्सन है एक्स, इस एक्स पर्सन के पास हो सकता है बहुत टाइप के अलग अलग लोड्स होंगे। इसके घर में टीवी चलता होगा, इसके घर में एसी चल रहा है, इसके घर में वॉशिंग मशीन चल रहा है, डिश वॉशर्स चल रहे हैं, इसके घर में माइक्रोवेव चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा है अभी, इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। उसके अलावा 4-5 फैन है, 10-15 लाइटें हैं, है ना, 20-25 एलईडी टीवी चल रही है, नहीं एलईडी टीवी 20-25 क्यों चलेगी, अब 20-25 लाइटें जला रहा है, चलो ठीक है। तो अब इतना कुछ है इसके घर पर, लेकिन ये जो एक्स पर्सन है एक साथ तो सारी चीज़ें नहीं चला रहा होगा ना, दो ही लोग हैं मान लो देखने के लिए, तो या तो वो एक बार में एसी की उसमें बैठेंगे, या तो वो टीवी ऑन कर सकते हैं, या तो वो वॉशिंग मशीन, या इस टाइप की कोई चीज़। तो मैक्सिमम डिमांड का जो कंडीशन होता है, और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हम लोग कनेक्टेड लोड की जो बात करें, तो कनेक्टेड लोड ये सब कुछ है, ये सारे के सारे कनेक्टेड लोड्स होते हैं। लेकिन मैक्सिमम डिमांड का जो फैक्टर है वो तो तब होगा ना कि एक साथ वो कितनी चीज़ें चला रहा है। हो सकता है कि एक बार में वो ये 3 चीज़ चला रहा है, हाँ एक बार में हो सकता है कि वो ये 3 चीज़ चला रहा है, तीनों को मिला के मान लीजिए कि 10 किलोवाट का लोड जो है वो सिस्टम पे लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो वो उसका मैक्सिमम डिमांड है। एट अ टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी चीज़ें चला रहा है, ठीक है। लेकिन कनेक्टेड तो ये पूरा है ना, कनेक्टेड तो ये पूरा का पूरा है, तो दोनों में से बताइए बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, फिर मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू बड़ी होगी या कनेक्टेड लोड की। तो कनेक्टेड लोड की वैल्यू बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अब आपको पूछता है कि डिमांड फैक्टर जो है उस कंज्यूमर के एंड पे कितना है। तो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला फॉर डिमांड फैक्टर, the formula for demand factor is maximum demand to the connected load, maximum demand with respect to the connected load, ठीक है। so it is equal to max demand divided by connected load, ऐसा बता सकते हो आप। अब दोनों फैक्टर से अगर आप कंपेयर कर लोगे तो देखिएगा मैक्सिमम डिमांड जो है वो हमेशा छोटी दिखेगी आपको एज कंपेयर टू द कनेक्टेड लोड, कि भाई इतना लोड कनेक्टेड है एट अ टाइम, लेकिन सब चल नहीं रहा है एक साथ, अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप का लोड जो है वो अपने यूज़ के हिसाब से वो रन करेगा। बहुत कम ऐसे चांसेस है कि घर के सारे इक्विपमेंट्स को कोई एक साथ चला दे, ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि, अब हो सकता है कि आप वॉशरूम में आप शावर ले रहे हो तो उस समय आप जो है गीज़र चलाओगे, वो आपका एक लोड जो है पुट करोगे, लेकिन उसी समय आप घर की मिक्सी थोड़ी ना चलाओगे, है ना, वो तो आप नहीं कर रहे हो ना, या उस समय टीवी तो नहीं देख रहे हो आप। हाँ वॉशरूम में टीवी लगा होगा तो अलग बात है, तो देख सकते हो। चलिए ठीक है, तो डिमांड फैक्टर, तो इसकी वैल्यू भी लेस देन 1, ठीक, इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 है। तो आपको यही पूछा है, बोलता है कनेक्टेड लोड 3 किलोवाट का है, कनेक्टेड लोड जो है वो 3 किलोवाट का है, और मैक्सिमम डिमांड जो है वो 1.5 किलोवाट का है। तो 1.5 अपॉन 3 0.25 कितना आ रहा है, 0.25, बिल्कुल सही है भाई, आधा और उसका भी आधा, तो 0.25 जो है वो इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इट शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है, 0.25। 0.25 होगा या 0.5 होगा, आधा है, 1.5 है ना, ये हट गया 30 बन गया, तो 15/30 बनाइए,
ओ ओ ओ सॉरी, इसको 0.5 कर लीजिएगा, नॉट 0.25, दिस इज 0.5 ना, इसको सुधार लीजिएगा। तो इसका कैलकुलेशन तो है इंपॉर्टेंट, प्लस साथ में ये फॉर्मूला, और डेटा ग्रेटर देन 1 किसका होता है और लेस देन 1 किसका होता है, ये जरूर से याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग इसी के बाद। तो अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टैरिफ के ऊपर है। टैरिफ की तो की मतलब जो टैरिफ है उसकी क्या तारीफ करें, उसकी तो तारीफ ही तारीफ है, खूब फेमस चीज़ है भाई, इससे तो खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बने ऑलमोस्ट, बहुत सारे। यूपीपीसीएल का तो फेवरेट है ये, पीजीसीएल का फेवरेट है, एनपीसीआई एनएचपीसी के पेपर में क्वेश्चन आता है इससे। चलिए देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैरिफ्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द एक्सप्रेशन z इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, z बराबर a प्लस बी वाई। देखिए y या x जैसा कंपोनेंट जब लिखा रहता है तो वो इस चीज़ को शो करता है कि वहाँ पे वेरी होने के चांसेस है, कोई फैक्टर है जिसके हिसाब से, जिसके आधार पे जो रेट्स होंगी वो वेरी होंगी। लेकिन जहाँ पे ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं लगा है, जैसे कि ये पहला वाला आप सेक्शन देखेंगे, तो ऐसे प्लेसेस पे समझ में आता है कि यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं है, मतलब वेरिएशन के लिए किसी फैक्टर पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है, दिस इज अ फिक्स्ड पार्ट, फिक्स्ड पार्ट। और ये क्या है, दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग या वेरिंग पार्ट, इट इज द वेरिएबल पार्ट। ठीक है, तो एक फिक्स्ड पोर्शन हो गया, एक वेरिएबल पोर्शन हो गया पूरी क्वांटिटी का। तो ये वेरिएबल पोर्शन किसी चीज के बेसिस पे वेरी कर रहा होगा। ठीक, अब देखते हैं किस चीज की बात कर रहा है। तो बोलता है कि z इज द टोटल टैरिफ, z टोटल टैरिफ है। a जो है टैरिफ बेस्ड ऑन द मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड के ऊपर, यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपके टैरिफ में वो हो गया मैक्सिमम डिमांड के ऊपर बेस्ड। और बी वाई जो है टैरिफ बेस्ड ऑन अपॉन एनर्जी कंजम्पशन। मतलब कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड सेक्शन है, और ऐसा दो पार्ट में डिवाइडेड टैरिफ जिसको कि हम टू पार्ट टैरिफ बोलते हैं, या फिर इसको हॉपकिंसन डिमांड रेट बोलते हैं, इसी को टू पार्ट टैरिफ के फॉर्म में भी हम लोग समझते हैं, टू पार्ट टैरिफ। ये उसी का एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी इसके अलावा आपको डोहर्थी वगैरह अगर बोलता है ना, डोहर्थी रेट वगैरह अगर बोलता तो थ्री पार्ट टैरिफ की कैटेगरी में आता है, कि एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, एक सेमी फिक्स्ड हो गया, और फिर एक वेरिएबल हो गया, कि भाई वो किसी फैक्टर के आधार पे लोड कितना कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, उसके आधार पे वो वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है दिस शुड बी ऑप्शन ए एज पर द गिवन ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ हम लोग। अब अगला सवाल जो है वो यहाँ पर आ गया है, इस पे लिखा हुआ है इन द फिगर शोन बिलो विच कर्व रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर किलोवाट आवर विथ द लोड फैक्टर फॉर अ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जो है इसके केस में आपको पूछ रहा है, थर्मल पावर प्लांट जिसको कि हम लोग बेस लोड पावर प्लांट के तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, इन सबको बेस लोड जनरेशन के लिए, मतलब बेस लोड को एनर्जी सप्लाई करने के लिए हम लोग जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उस कैटेगरी में आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर किलोवाट विथ रिस्पेक्ट टू द लोड फैक्टर। तो एक तरफ लोड फैक्टर है, दूसरी तरफ कॉस्ट पर किलोवाट है। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा थिंग है, लोड फैक्टर अगर बढ़ रहा है, जैसे ए बी सी तीनों के अंदर अगर आप देखोगे तो एक कॉमन सा चीज़ आपको दिखेगा कि लोड फैक्टर ए पर आप देखिए, तो यहाँ से इस पॉइंट पर देखिए लोड फैक्टर जो है वो 0 पर है। उस कंडीशन पे कॉस्ट पर किलोवाट आवर जो है वो अपने एक बड़ी वैल्यू से शुरू हो रहा है और वहाँ से बढ़ता ही चला जा रहा है लोड फैक्टर के बढ़ने के साथ साथ। जबकि हमको पता है कि लोड फैक्टर का मतलब होता है एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड अपॉन द सिस्टम। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग इसको बोलते हैं ना। तो इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए लोड फैक्टर का बढ़ना, अगर ये लोड फैक्टर की वैल्यू हाई हो रही है इसका मतलब मैक्सिमम लोड कम होगा ना। एक अंदाजे से समझिएगा, लोड फैक्टर की वैल्यू को मैं अगर बोलता हूँ कि ये वैल्यू बढ़ रही है तो क्या क्या कारण हो सकता है, या तो मैक्सिमम लोड कांस्टेंट होगा और एवरेज लोड बढ़ गया होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि या तो इसका मैक्सिमम लोड कम हो रहा होगा, एवरेज लोड तो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहेगा, मैक्सिमम लोड जो है वो रिड्यूस हो रहा होगा, उस कंडीशन में लोड फैक्टर बढ़ेगा। तो भाई अगर मैक्सिमम लोड कम हो रहा है ना तो प्लांट का खर्च जो है, कॉस्ट जो है जनरेशन का वो भी कम होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड या पीक लोड जो होता है उसी के आधार पे प्लांट की कैपेसिटी को तय किया जाता है, उसी के आधार पे रिजर्व कैपेसिटी को लेकर के फिर टोटल कैपेसिटी ऑफ प्लांट जो है उसको प्लान करते हैं। तो भाई अगर मैक्सिमम लोड ही आपका कम है फिर प्लांट की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, रिजर्व कैपेसिटी थोड़ा सा रख के बाकी जो टोटल बचता है इसको छोड़ सकते हैं, आप पूरा यूज़ कर सकते हैं मतलब। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि लोड फैक्टर का बढ़ना यहाँ से
कॉस्ट कंजम्पशन जो है इसको कम दर्शाएगा, ना कि बढ़ाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो डी ऑप्शन का जो ग्राफ है, ग्राफ नंबर डी जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। एनर्जी जनरेशन कॉस्ट जो है, कॉस्ट पर किलोवाट आवर जो है, वो घटेगा विथ इंक्रीजिंग ऑफ लोड फैक्टर। ठीक है, तो लोड फैक्टर बढ़ा, रिड्यूस हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम लोड जो है सिस्टम पर, जो मैक्सिमम लोड था उसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक, और मैक्सिमम लोड अगर कम हुआ तो प्लांट की कैपेसिटी आप कम रख सकते हो। कम लोअर कैपेसिटी का प्लांट बनाओगे तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन तो वैसे ही कम हो जाएगा। समझ गए, पूरा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल आपके सामने। पांचवा सवाल इसमें लिखा हुआ है, अ कंज्यूमर कंज्यूम 600 किलोवाट आवर पर डे एट अ लोड फैक्टर ऑफ 0.5। ठीक, विदाउट इंक्रीजिंग द मैक्सिमम डिमांड, if the consumer increases the load factor to 0.8, the consumption of energy in kilowatt hour would be how much? क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है आपको। क्वेश्चन में बोलता है कि कोई कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर रहा है 600 किलोवाट आवर पर डे, दैट मीन्स 24 आवर्स, और इसका लोड फैक्टर कितना है? 0.5 का लोड फैक्टर है। ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द मैक्सिमम डिमांड, अगर कंज्यूमर इंक्रीज कर देता है लोड फैक्टर को, अब केस 2 में आपको बोलता है कि अब अगर लोड फैक्टर को बढ़ा के 0.8 कर दे, मैक्सिमम डिमांड उतने का उतना ही है, तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर जो है वो कितना होगा। तो एक काम करते हैं, इसका पहले मैक्सिमम डिमांड पता लगा लेते हैं। इसका पहले देख लेते हैं कि मैक्सिमम डिमांड हो कितना रहा है। ठीक है, तो हमको पता है कि लोड फैक्टर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड, एवरेज डिमांड मैक्सिमम डिमांड के फॉर्म में आप बता सकते हो। ठीक, सो देयरफॉर मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम इज व्हाट? सो दिस इज एवरेज अपॉन लोड फैक्टर। एवरेज कितना है हमारे पास? 600, और लोड फैक्टर कितना है? 0.5। 2 ऊपर चला गया, 1200 बन गया। ये मैक्सिमम डिमांड जो है वो 1200 किलोवाट आवर का है। अब देखिए सिस्टम में आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, बोलता है कि मैक्सिमम डिमांड तो फिक्स है ना। अब अगले केस में बोलता है कि मैक्सिमम डिमांड को फिक्स समझिए, और अब आप लोड फैक्टर की वैल्यू को ऐसा मानिए कि 0.5 से बदल के, बढ़ के लोड फैक्टर अब इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? 0.8 हो गया। तो अब आपको ये चीज़ बेसिक्स से पता है, एकदम लॉजिकली पता है कि लोड फैक्टर का बढ़ना ये दर्शाता है कि मैक्सिमम डिमांड या तो रिड्यूस हो गई या एवरेज ओवरऑल रिड्यूस हुआ, बट लोड फैक्टर अगर बढ़ गया तो फायदेमंद कंडीशन है हमारे लिए, अच्छी कंडीशन है कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल अभी वो नहीं पूछा आपको, यहाँ पे ये पूछा है कि अब अगर लोड फैक्टर 0.8 है, अब हमारे पास मैक्सिमम लोड जो है वो आ गया 1200, 600 × 2, हाँ 1200 किलोवाट आवर आ गया। तो अब बताइए कि आपका कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन किलोवाट आवर कितना होगा। तो बना देते हैं इसी फॉर्मूले से, एवरेज की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि अब आप लिखेंगे एवरेज लोड इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 0.8। इसी से आपका एवरेज लोड जो है वो इस कंडीशन का अब आ जाएगा कि भाई एवरेज लोड बढ़ा तो आखिर कितना बढ़ा। ठीक है, 1200 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लास्ट में, तो ये कितना आ जाएगा? 12 × 8 96, 960 है ना, 96 यानी 960 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? समझ जाएंगे आप लोग इस क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस आप सबसे बनने चाहिए यार, ऐसे ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे पूछता है, बस थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे, एकदम टाइम पे मस्त तरीके से बनेगा। और समझ समझ के बनाइएगा, इसको रटिएगा मत। बहुत सारे लोग इसको रट लेते हैं कि डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर में फिर कौन सा ग्रेटर देन 1 है और कौन सा लोअर देन 1 है, उसमें फंस जाते हैं जाके एग्जाम में, क्योंकि दोनों को रटने के समय DF लिख के रट लेते हैं। तो ये मत करिएगा, समझ के बनाइए तो कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, what is the reserve capacity if the maximum demand of generation of power is 50 megawatt? पावर जनरेशन का मैक्सिमम डिमांड जो है वो 50 मेगावाट का है, लोड फैक्टर जो है प्लांट का 0.6 का है, और प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर जो है वो 50% का है। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर एक नया टर्म यहाँ से आ गया है। ठीक, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो है वो एक नया टर्म यहाँ से आ गया है। तो लोड फैक्टर के बारे में हमको पता है कि लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लोड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या बोलता है? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ये किस चीज को बताता है?
तो एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट की कैपेसिटी को बताएगा, ये बताएगा कि एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, इसी को बताएगा ये। ठीक है, मतलब ये हो गया कि एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कि अभी एक्चुअल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, डिवाइडेड बाय द ओवरऑल मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड, कि कितनी मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था। ठीक है भाई, तो पीसीएफ की वैल्यू तो फिर 1 से बड़ी कैसे हो सकती है, फिर तो ये 1 से छोटी होगी भाई। एवरेज डिमांड तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना प्लांट की कैपेसिटी से, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। कभी फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, कभी अगर पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है। तो इट कैन बी इट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल टू 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, इनका करेंगे हम लोग। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर तो मिल गया हमको। देखिए रिजर्व कैपेसिटी हमको कैसे पता लगेगी, कि जब हम ओवरऑल प्लांट की कैपेसिटी पता कर लेंगे और उसमें से कितना मैक्सिमम डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जो है उस प्लांट पर कितने का आ रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बच गया वो हमारा एक्स्ट्रा रिजर्व कैपेसिटी है, जिसको हम रिजर्व में बैकअप के तौर पर रखेंगे। अगर कभी लोड बढ़ गया, सडनली हमको उसको फीड करना रहा, तो हमको कहीं और से बैकअप की जरूरत ना पड़े, हमारे पास उतना एनर्जी रिजर्व है। ठीक है, तो एनर्जी रिजर्व जो है वो कैपेसिटी बताना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक है, तो फिलहाल क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं, प्लांट की पहले कैपेसिटी पता करते हैं कि कितनी है। ठीक है, प्लांट की कैपेसिटी पता हो जाएगी तो फिर रिजर्व जो कैपेसिटी है वो बताने के लिए टोटल प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं जरा, पावर इज इतना, द लोड फैक्टर इतना, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू आपको दिया है क्वेश्चन में 0.5। ठीक, एवरेज डिमांड कितने का दिया हुआ है, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या एवरेज डिमांड पता लगा सकते हैं क्या यहाँ से? देखिए मैक्सिमम डिमांड और लोड फैक्टर तो है ना, लोड फैक्टर की वैल्यू 0.6 है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप मैक्सिमम डिमांड को। मैक्सिमम लोड कितने का है, 50 मेगावाट, 6 5 30, 30 आ गया आपके पास। क्या आ गया, एवरेज लोड आ गया, या एवरेज डिमांड कितना आ गया, 30। अब इस 30 का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। देखिए प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर 0.5 है, हमको प्लांट कैपेसिटी चाहिए ना, एक मिनट रुकिए। सो प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एवरेज डिमांड, एवरेज डिमांड हमारे पास है 30 मेगावाट का, डिवाइड बाय पीसीएफ दैट इज 0.6, तो 0.5 30 0.6 6 5 30 5, तो प्लांट कैपेसिटी जो है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, प्लांट की कैपेसिटी जो है वो यहाँ से पता चल जाएगी आपको। अच्छा एक चीज़ सुधार लीजिएगा इसके अंदर, यहाँ पे 5 आ रहा है गलती से, ये जो मैंने 0.6 लिया है ना, ये लोड का फैक्टर है, आपको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर लेना है 50, तो 0.5 हो जाएगा, तो 5 6 सॉरी 0.6 नहीं होगा, इट विल बी 60 मेगावाट। ये आ गई प्लांट की टोटल कैपेसिटी। अब देखिए प्लांट की कैपेसिटी 60 की है, मैक्सिमम जो इसके ऊपर डिमांड है वो 50 का है, तो रिजर्व कैपेसिटी कितनी है, 10। ठीक, तो आप इसके बाद लास्ट में लिख सकते हैं रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टोटल प्लांट कैपेसिटी माइनस द मैक्सिमम डिमांड ऑफ जनरेशन 50, दिस इज इक्वल्स टू 10 मेगावाट। ये हमारे क्वेश्चन का सीधा सीधा सा आंसर है, सीधे सीधे बी ऑप्शन जो है हमको आंसर मिल जाता है। तो पूरा बेसिक्स अगर आपको क्लियर है ना अच्छे से, आप एक एक स्टेप को एकदम अच्छे से समझ के बना सकते हैं। और ये सारे स्टेप्स अगर आपको क्लियर हैं तो एग्जामिनेशन में ट्रैप नहीं हो गया आप बड़े क्वेश्चंस में। क्या होता है, हम याद कर लेते हैं उस समय के लिए, तो याद हो भी जाता है और ऐसा लगता है कि ठीक है बन जाएगा, बट पेपर में अगर वो कंसेप्ट नहीं क्लियर है ना, तो ट्रैप होना बनता है, मतलब हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या फाइंड किया, मैंने देखा कि देखो हमको रिजर्व कैपेसिटी पूछा है, रिजर्व कैपेसिटी बराबर क्या होगा कि प्लांट की टोटल कैपेसिटी माइनस कितना मैक्सिमम उसके ऊपर डिमांड है। तो भाई मैक्सिमम डिमांड निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर लिया, लोड फैक्टर दिया ही है। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम डिमांड भी हमको पता है यहाँ पे, तो एवरेज लोड निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, एवरेज लोड अगर पता चल गया तो उसका यूज़ करके प्लांट की कैपेसिटी जो है वो पता लगा सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी फैक्टर दिया हुआ है और एवरेज डिमांड हम निकाल के बैठे हुए हैं। ठीक, तो इन दोनों के हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि प्लांट की टोटल कैपेसिटी कितनी है, उसमें से मैक्सिमम को माइनस कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अब रिजर्व में हम इतनी कैपेसिटी बचा के रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं आप जल्दी से।
अगला सवाल लिखता है कि पावर स्टेशन हैज 4 कंज्यूमर्स विथ देयर मैक्सिमम डिमांड एज 40 मेगावाट, 20 मेगावाट, 30 मेगावाट एंड 50 मेगावाट। ठीक है, 4 कंज्यूमर हैं, ए बी सी डी। कितने कितने के मैक्सिमम डिमांड्स हैं इनके? 40 मेगावाट है, 20 मेगावाट है, 30 मेगावाट है, 50 मेगावाट। ठीक, बोलता है कि द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन इज 100 मेगावाट। उस पावर स्टेशन का मैक्सिमम डिमांड जो है वो 100 मेगावाट का है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। इसका सम कितना हो गया? 5 और 4 9, 2 11 12 13 14 140 कितना मेगावाट है ना, मेगावाट। ठीक है भाई, और इसका मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन जो है वो कितना है? 100 मेगावाट। 100 मेगावाट का मैक्सिमम डिमांड उस स्टेशन पे है। तो बोलता है कि बताइए डाइवर्सिटी फैक्टर उस प्लांट का कितना होगा। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला बोलता है कि आपको पहले इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जो है कि घर का या ओवरऑल जितने कंज्यूमर जो आपसे कनेक्टेड हैं उनका इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितना है पहले वो देख लो। ठीक, और उसका रेशियो ले लो किसके साथ? कि मैक्सिमम डिमांड ऑफ द ऑन द स्टेशन जो है वो कितने का है। कि स्टेशन पे एक साथ तो सब लोग नहीं चालू करेंगे ना अपने घर के सारे इक्विपमेंट्स को। चलो ठीक है, इस ए वाले घर से ज़्यादा से ज़्यादा 40 मेगावाट का लोड जो है वो कनेक्ट होता है एक बार में। तो क्या वो अपने, अगर चलो वो 40 मेगावाट का लोड कनेक्ट कर भी रहा है तो क्या ज़रूरी है क्या कि ये सी पर्सन भी अपने घर में बैठे बैठे अपने घर का मैक्सिमम जो लोड है वो जोड़ देगा सिस्टम से? कि एक साथ उसको मन कर गया कि चलो ठीक है लाइट, फैन, कूलर, टीवी, पंखा, वॉशिंग मशीन सारा चीज़ चालू कर दूँ मैं, स्टीरियो वगैरह सब चीज़, और हाँ वो चार्जर बच जाए तो उसको भी वो चालू कर दे? ऐसा तो नहीं करेगा ना वो। फिर डी का भी मन कर गया कि अच्छा वो लोग दोनों मैक्सिमम लोड पे लाए हैं, चलो मैं भी मैक्सिमम लोड चालू कर देता हूँ। पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है, प्लांट के ऊपर जो मैक्सिमम डिमांड आ रहा है वो तो 100 मेगावाट का ही है। तो आपका डाइवर्सिटी फैक्टर बोलता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर बोलता है कि इट विल बी अ रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स, रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल maximum demand, sum of individual maximum demand to the maximum demand on, to the max demand on पावर स्टेशन। कि भाई पावर स्टेशन पे तो मैक्सिमम डिमांड जरूरी थोड़ी ना इनके सम के बराबर होगा, इससे तो कम ही होगा। इससे तो कम ही होगा ना, एक साथ सब लोग का मन थोड़ी ना कर जाएगा कि चलो हम अपने घर का मैक्सिमम लोड चला देते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन पे देखिए कि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हमेशा बड़ा ही रहेगा। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हमेशा ज़्यादा दिखेगा आपको एज कंपेयर टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 दिखेगा आपको। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे जितने भी आप बेसिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं ना, चाहे कैपेसिटी फैक्टर हो, यूटिलाइजेशन फैक्टर वगैरह आगे देखेंगे हम लोग, फिर लोड फैक्टर के बारे में बात करो, डिमांड फैक्टर के बारे में बात करो, सबकी वैल्यू स्मॉलर देन 1 होती है सिवाय एक के, दैट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर। याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 और लोअर देन 1 किस में क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कि प्लांट के ऊपर एक्चुअल ओवरऑल जो मैक्सिमम डिमांड है वो कितने का है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड हर घर का मैक्सिमम डिमांड होता है। अब 10 घर अगर कनेक्टेड है तो जरूरी नहीं कि ना कि 10 के 10 लोग एक साथ अपने घर का मैक्सिमम लोड जो है वो कनेक्ट कर दें तब जाके ये मिलता है। तो वैसा नहीं है ना, तो लोग आपके ट्रांसफार्मर, आपके पावर स्टेशन के ऊपर जो मैक्सिमम डिमांड आएगा वो हमेशा इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड से छोटा रहेगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो 140 मेगावाट का ये है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन इतना है, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 140 अपॉन 100 कर दीजिए, 140 अपॉन 100, दिस इज इक्वल्स टू 1.4। 1 से बड़ा ही रहेगा ना, मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू 100 1 से बड़ी ही रहेगी, 1 से बड़ी रहेगी डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखता है कि यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन इज द रेशियो ऑफ, भाई यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी, मैक्सिमम डिमांड अपॉन रेटेड कैपेसिटी, ये भी लेस देन 1। इट इज गिवन एज मैक्सिमम डिमांड अपॉन द रेटेड कैपेसिटी, तो इसकी वैल्यू भी लेस देन 1।
ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेस देन 1 ना यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो ऑफ पावर स्टेशन इज द रेशियो ऑफ, तो ढूंढ लेते हैं कहाँ पे, एवरेज डिमांड नहीं, सम ऑफ इंडिविजुअल नहीं, तो डाइवर्सिटी में होता है मैक्सिमम डिमांड ऑफ पावर स्टेशन टू द सम ऑफ इंडिविजुअल, नहीं नहीं नहीं, उसी को उल्टा करके लिखा है, तो फिर यही होगा, मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन। डन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यूटिलाइजेशन फैक्टर यूएफ की वैल्यू इस तरीके से हम लोग बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, ये लिखता है कि द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट टू 6 मेगावाट, फाइंड द लोड फैक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इस क्वेश्चन को, मजा आएगा। इस क्वेश्चन को जरूर से आप लोग सब खुद से बनाइएगा। लिखता है कि एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व जो है, एलडीसी एक ड्रॉ करिएगा। चलिए इसके लिए बढ़िया से अगर सही से लोड ड्यूरेशन कर्व बना लिए ना, तो अपने आप ही आधा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। तो आपको बोलता है एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट टू 6 मेगावाट। अब अगर यहाँ पर मैं लोड की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले 20 मेगावाट पर था और अब घट के 6 मेगावाट कहीं पे पहुंच गया है। 20 मेगावाट कितने ड्यूरेशन में, 1 साल में, एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। कैसा बनना चाहिए इसको, इसकी ग्राफ कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। देखिए यहाँ से घट के ऐसा इतने इस लेवल तक ये पहुंच चुका होगा। सो दिस इज अ पीरियड ऑफ 365 डेज। इसको आवरली बेसिस पे आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। 365 इंटू 24 कर लीजिएगा, 8760 आता है। सॉल्व करते करते याद हो गया मुझे ये सब डेटा, आपको भी याद हो गया होगा। ये 8760 आवर्स के फॉर्म में ये टोटल आपको मिलता है, ठीक है, फॉर 365 डेज। इसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेटा आपको मिल रहा है, ठीक। इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको देखिए ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके का ग्राफ जो है वो बना करके दिया है इसमें, ठीक। तो पहले 20 मेगावाट था, अभी 6 मेगावाट पर आ चुका है, ठीक है। फाइंड द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का फॉर्मूला अगेन हमको पता है कि एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम। तो जरा मैक्सिमम की कंडीशन जो है इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे। तो एकदम बिगिनिंग में जब आप देखेंगे यहाँ पे शुरुआत में, तो ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 20 मेगावाट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस है 14 मेगावाट का, 14 मेगावाट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करें इसके लिए, स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्म जो है इसको यूज करें। एवरेज डिमांड बराबर इज इक्वल टू, अब मान लीजिए यहां से आपको एवरेज डिमांड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां से एवरेज डिमांड फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, बन जाएगा क्या, देखें जरा। तो एवरेज डिमांड हो जाएगा, इनिशियली यहां पर देखिए 6 मेगावाट था, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ये पूरे 1 साल के ड्यूरेशन के लिए। देखिए मैंने यहाँ कन्वर्ट करके आपको बताया है 8760, ठीक है, 8760 ये डेटा हो गया आपके पास। 6 क्यों, क्योंकि एट द एंड जो सबसे लोएस्ट वैल्यू पे ये पहुंच रहा है मैक्सिमम के, वो है 6 मेगावाट, और इनिशियली जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे ये था वो कितनी है, वो 20 मेगावाट के। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का हुआ, 14 मेगावाट का डिफरेंस हुआ। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखना चाहिए मुझे, इट विल बी प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 8760 स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इतना तो इतना, फाइंड द लोड फैक्टर, ठीक है। 8760 इंटू 14 जो डिफरेंस है वो, ठीक है, एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 8760, कि टोटल आपके पास ड्यूरेशन जो है वो कितना है। लिख सकते हैं ना इसको ऐसा, आपको लोड फैक्टर की वैल्यू बतानी है ना, ओके चलिए ठीक है। लोड फैक्टर की वैल्यू जो है इससे पता चल जाएगी क्या, अभी हम लोग फिलहाल एवरेज डिमांड बता रहे हैं। एवरेज डिमांड एक बार पता चल गया तो यहाँ पुट करके लोड फैक्टर निकाल लेंगे। मैक्सिमम तो नोन है वैसे भी हमको, ठीक है। लोड फैक्टर के लिए मैक्सिमम तो नोन है। ऑडियो वीडियो चल रहा है ठीक ठाक, चलिए ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप। चलिए मैं आपको डेटा के वाइज बता देता हूँ। 8760 यहाँ पर है और
इधर पर भी 8760 का हाफ हो गया, ये 14 से ये मल्टीप्लाई हो गया अप्रॉक्स 8760। दोनों जगह से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 14, 6 और 7 कितना बच गया 8760 को कॉमन निकाल लो, दोनों जगह से ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर लो। ऊपर बचा आपके पास 6 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 14, मतलब 6 प्लस 7 बच रहा है, 7 7 14 में से एक गया 13, 13 बचेगा इसका आंसर। ठीक है, तो एवरेज डिमांड मेरे पास 13 आ गया और मैक्सिमम मेरे पास कितना है, मैक्सिमम तो 20 है, 20 मेगावाट। तो लोड फैक्टर मेरे पास यहीं से आ गई ना, 13/20। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसी से आंसर मिलेगा आपको। लेस देन 1 भी दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो एवरेज लोड कैलकुलेट करना ज़रूरी था, तो एवरेज लोड हम लोगों ने इस पूरे सेगमेंट का कैलकुलेट कर लिया। ठीक, एवरेज लोड जो है वो पूरे सेगमेंट का कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एवरेज लोड निकाला कैसे, आप ये सोच रहे होंगे, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। वैसे तो ये क्लियर होगा, आपने BEE पढ़ा हुआ है, हम लोग वहाँ पे कई बार एवरेज वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। उसी तरीके से मैंने निकाला कि एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, उससे मैंने कैलकुलेट किया। तो एरिया अंडर द कर्व में आप चाहो तो इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दो, तो एक सेगमेंट आपका यहाँ से यहाँ तक का हो गया पूरा 365 दिन का, 365 डेज। अब टाइम में बात कर रहा हूँ तो इसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए 8760, तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ में मैंने 6 मेगावाट पुट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। प्लस दूसरे सेगमेंट का एरिया आप निकाल लो, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ टाइम्स ऑफ बेस में मैंने क्या लिया यहाँ पे 365 दिन मल्टीप्लाइड विद 24 घंटे, दैट इज 8760 आवर्स। तो ये आ गया पूरा बेस, और ऑल्टीट्यूड में मेरे पास कितना आ गया 6 से, इसको 20 मत लिख दीजिएगा, ये 6 से शुरू होकर 20 पे पहुँच रहा है ना, तो ये सेक्शन 14 का होगा, तो इसीलिए मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया। समझ गए आप इस चीज़ को। यहाँ से मैंने 8760 को दोनों जगह से कॉमन लिया, कैंसिल किया, फाइनली डेटा मेरे पास कितना आ गया, इसका एवरेज 13 का एवरेज आ गया। अब ये 13 मेगावाट का एवरेज को मैं इसके अंदर पुट करूंगा इस फॉर्मूले में यहाँ पर, डिवाइडेड बाय दिस मैक्सिमम लोड। मैक्सिमम जो है मेरे पास 20 मेगावाट का है, उससे लोड फैक्टर आ जाएगी अपने आप। ठीक है ना, ये पूरा सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको मैं सॉल्व अगर करूँ तो 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12 दिख रहा है मुझे, 0.6 12 13 10, 2 5 10, 0.65, मतलब 65%। ठीक, चलिए बढ़िया, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगला सवाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे क्या लिखा हुआ है, लिखा है व्हेन द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेज देन। अब डाइवर्सिटी फैक्टर को एक बार ध्यान से समझ जाएंगे अगर, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर जो है इजीली दे पाएंगे। डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ अ प्लांट जो है वो क्या बताता है, वो बताता है आपको कि भाई सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जो है, जो अभी जस्ट एग्जांपल देखे थे कि 10 अगर घर हैं, सबका इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड भी है, उसका टोटल करोगे तो वो हमेशा ज़्यादा दिखेगा आपको एज कम्पेयर टू प्लांट के ऊपर रियल में कितना मैक्सिमम डिमांड है प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड अपॉन द पावर स्टेशन, इस हिसाब से हम लोग बताते हैं। और इसकी वैल्यू को हमेशा हम लोग देखते हैं कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। केवल डाइवर्सिटी फैक्टर ही एक ऐसा है जो कि ग्रेटर देन 1 की वैल्यू देता है आपको। ठीक, क्वेश्चन में ये पूछता है कि जब डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ। डाइवर्सिटी फैक्टर अगर बढ़ रही है ना, तो एक कॉमन सा सिंपल सा मीनिंग ये है कि फिर इसका डिनोमिनेटर छोटा हो रहा होगा। डीएफ का बढ़ना ये दिखाता है कि या तो सबका इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड जो है वो बढ़ गया, मैक्सिमम लोड जो है वो बढ़ गया, या फिर आपका जो मैक्सिमम डिमांड था पावर स्टेशन का वो घट गया। पावर स्टेशन के ऊपर अगर मैक्सिमम डिमांड घट जाता है तो सिंपल सी बात है कि उसकी कैपेसिटी जो हम डिसाइड करते हैं वो इसी मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो जब मैक्सिमम डिमांड कम हो गया, जैसे देखो ये एलडीसी जब आप बनाते हो ना, तो ये जो आप ग्राफ जो कंस्ट्रक्ट करते हो इसके लिए इस तरीके से पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए, इसमें ये मैक्सिमम डिमांड है ना। अब मान लो ये 50 मेगावाट का है, 50 मेगावाट का है, इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो 10 मेगावाट को रिजर्व कैपेसिटी लेनी पड़ेगी, और सब कुछ करके आप 60 मेगावाट का प्लांट बनाओगे। ठीक है, 60 मेगावाट की कैपेसिटी का प्लांट डिज़ाइन करोगे ना। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे सेटअप पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ना मैक्सिमम डिमांड जो है वही कम है, मैक्सिमम डिमांड जो है वही कम है। कितना है, अब मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम डिमांड ही 30 मेगावाट का है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर फिर से 10 मेगावाट का
रिजर्व कैपेसिटी लेंगे और सब कुछ मिला के आप 40 मेगावाट में समेट लेंगे पूरा प्लांट का कैपेसिटी को। तो अब कहाँ आपको 60 मेगावाट का प्लांट जनरेट करना पड़ रहा था, उसकी जगह पे आपका काम सिर्फ 40 मेगावाट की प्लांट के बनाने से ही हो जाएगा। तो अगर कैपेसिटी रिड्यूस कर दिए तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा आपका। तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ता है तो कॉस्ट घटता है, मतलब प्लांट का कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसका फंडामेंटल समझ गए आप लोग सभी? बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिलेटेड है सारी की सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी बात पे। हाँ जी, तो इसी बात पे आगे अगला सवाल लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। ये तो अभी जस्ट बात किए थे और बिना देखे इसे आंख बंद करके टिक कर दे दीजिए कि डाइवर्सिटी फैक्टर होगा सर, इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोड फैक्टर लोअर देन यूनिटी, डिमांड फैक्टर, कोइंसिडेंस फैक्टर सब लोअर देन यूनिटी, डाइवर्सिटी फैक्टर है जो ग्रेटर देन यूनिटी होगा। चलिए बहुत ही अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एकदम सॉलिड कर लीजिए, एग्जाम में बढ़िया से इससे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे अच्छे छोटे छोटे से क्वेश्चंस इसके ऊपर से आएंगे, बना लोगे आप अच्छे से। और हाँ, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के ऊपर डेडिकेटेड सेशन भी आप लोगों के लिए रहेगा, पावर सिस्टम का सेशन रहेगा जिसमें कि केबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओवरहेड, अंडरग्राउंड, सब तरीके के केबल, बेयर कंडक्टर जो हो गए वो, इंसुलेटेड कंडक्टर, शेथ किस मटेरियल का होता है, इंसुलेशन किस मटेरियल का होता है, केबल्स के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन होगा। अर्थिंग के ऊपर सेशन रहेगा, अर्थिंग, ग्राउंडिंग, इन सब के ऊपर, न्यूट्रल अर्थिंग कैसे करते हैं, स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा वाला जो कनेक्शन है उस पर किस तरीके की अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, ये सारा कुछ। फिर तीसरा जो है आपके इसी इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन के ऊपर एक रहेगा, जनरेशन के ऊपर रहेगा कि जनरेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट जो है एनर्जी जनरेशन जो है वो किस टाइप का करते हैं, उसमें टर्बाइंस वगैरह का फैक्टर जो है उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो मज़ा आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर अभी जिससे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में और जिसको हम पढ़ने वाले हैं आगे। 12वां सवाल बोलता है कि लो यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर अ प्लांट इंडिकेट्स दैट द प्लांट इज। अगर यूटिलाइजेशन फैक्टर कम है किसी प्लांट का तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उस प्लांट का क्या चल रहा है अभी, इज़ यूज्ड फॉर द स्टैंड बाई पर्पस, या फिर वो मेंटेनेंस में चल रही होगी प्लांट, या फिर उसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग बेस लोड के लिए, तो या फिर उसको यूज़ कर रहे हैं फॉर पीक एज वेल एज बेस लोड्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलता है क्वेश्चन में, जब आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर बोले, यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ अ प्लांट, तो आप इसको कैसे बताते हैं भाई? देखिए, प्लांट का यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, इट इज द मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ये भी तो 1 से छोटा ही रहता है ना, दिस इज ऑल्सो लेस देन 1। ठीक, यूटिलाइजेशन फैक्टर भी लेस देन 1 होता है। अब इसका आंसर क्या है? देखिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो रेटेड कैपेसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम डिमांड, ज़्यादा कैपेसिटी का है। अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का है तो क्या हम उसको रेगुलर यूसेज में लगा रहे होंगे कि ज़रूरत पड़ने पे, यानी कि जो पीक लोड वगैरह होगा सिर्फ उस कंडीशन पे लगा रहे होंगे, ये आप सोच सकते हैं। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर अगर इसकी लो हो रही है या इसकी लोअर यूटिलाइजेशन फैक्टर है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि या तो रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इट्स मैक्सिमम डिमांड। ये ज़्यादा हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि जैसे सपोज कर लीजिए पम्प्ड स्टोरेज प्लांट है कि जब अचानक से हमको ज़रूरत पड़े तो एक रैंप के फॉर्म में हमको ये आउटपुट प्रोवाइड कर सके और वैसे ही रिड्यूस भी हो सके, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग किस में यूज़ करते हैं? इसको स्टैंड बाई के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जब हमको ज़्यादा लोड को फीड कराना रहेगा तो फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इस टाइप के प्लांट्स को। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं फिर एंड करते हैं सेशन। ठीक है, 13th क्वेश्चन बोलता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगरी, जिसमें एक है न्यूक्लियर, दूसरा है रन ऑफ पावर प्लांट्स, फिर थर्ड है पम्प्ड स्टोरेज, फोर्थ है डीजल पावर प्लांट, आपको पता लगाना है कि इसमें से पीक लोड प्लांट जो है वो कौन कौन सा है। अभी जस्ट हम लोग इसी की बात कर रहे थे, एक होता है बेस लोड प्लांट और दूसरा होता है पीक लोड प्लांट। ठीक है, अब वापस से एलडीसी पे फिर से एक बार आते हैं हम लोग। लोड ड्यूरेशन कर्व जब आप देखते हो तो आप इसको इस तरीके से देखते हैं, तो शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक के बीच का जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मली हम लोग पीक लोड के तौर पे देखते हैं। हालांकि पीक लोड ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर प्लांट पीक लोड पे ही चल रहा है, ऐसा नहीं।
पीक लोड का भी एक ड्यूरेशन होता है और उतने के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से कुछ चल रहा है। तो अब ये वाला जो सेगमेंट है, दिस इज द पीक लोड, पीक लोड ऑफ अ प्लांट। तो जब कोई प्लांट अपने पीक लोड सेगमेंट पे पहुंचता है तो उस कंडीशन पे हो सकता है कि हमको एडिशनल पावर की ज़रूरत पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ कैपेसिटी को अलग करके रखते हैं, कुछ कैपेसिटी को हम जो है वो बचा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, कि जिसकी ज़रूरत पीक लोड के समय जब पड़े तो वो जनरेट करने लग जाए। जैसे एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, इसका एक बड़ा सा बढ़िया सा एग्जांपल है। तो पम्प स्टोरेज प्लांट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पम्प स्टोरेज सेगमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ का जो हमारा रेजर्वॉयर रहता है, देखिए इस जगह पे हम लोग एक पंप लगा दिए होते हैं। ये जो पंप है, देखिए ये हमारे पास सम्प रहता है, ठीक है, सम्प होगा या वाटर का जो सोर्स है वो होगा। यहाँ से पंप का कनेक्शन जो है इस सेगमेंट पर होता है, देखिए ऐसे, मान लीजिए ये पेन स्टॉक है, ठीक है, पेन स्टॉक है हमारे पास। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास ऐसा एक सेगमेंट है लगा हुआ है जिससे कि ये पंप के थ्रू एनर्जी या वाटर जैसे सपोज कर लीजिए कि इसको भेजा जाता है और यहाँ से ये सेगमेंट जो है इसको फिल अप किया जा सकता है। ऐसा कब करते हैं हम लोग, जब ऑफ पीक लोड पीरियड रहता है, पीक लोड पे नहीं, ऑफ पीक लोड पीरियड जो रहता है उसमें उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, इस पंप को चलाते हैं और सम्प से ये पानी ले करके ऊपर भेजते हैं और इस रेजर्वायर को फिल करते जाते हैं करते जाते हैं। अचानक से फिर शाम होते गई और ग्रेजुअली हो सकता है शाम के 6 बजे के बाद से आपका पीक लोड पीरियड शुरू होता है। अब जैसे ही पीक लोड पीरियड शुरू होगा तब क्या होगा, जैसे ही पीक लोड पीरियड शुरू होगा तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ की वॉल्व को ओपन कर देते हैं और पेन स्टॉक से इसी पानी को नीचे जाने देते हैं। बीच में जो हमारे जो ये सब टरबाइन सिस्टम जो लगे होंगे ये क्या करेंगे, इसी से एनर्जी ये घूमना शुरू करेंगे और एडिशनल एनर्जी बनाना शुरू करेंगे। सडनली रैंप के फंक्शन के फॉर्म में एनर्जी का इंक्रीज जो है आपको होता हुआ मिलेगा और वो एनर्जी का राइज जो है वो आपके पीक लोड या पीक डिमांड को फुलफिल करता चला जाएगा। ठीक है, मैं सिस्टम को एक बार जल्दी से चालू कर लेता हूँ, ये शायद बंद हो गया, तब तक आप इधर देखते जाइए फटाफट से। ओके, तो इस तरीके से इनकी वर्किंग होती है, इस तरीके से इनकी ओवरऑल वर्किंग जो है वो होती है। तो हमारा जो एक पीक लोड प्लांट हो गया उसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारा सिस्टम जो है वो अपने मैक्सिमम डिमांड पर पहुंच जाता है कि उसको अब उसको ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट, मतलब ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस लोड को फीड कराने के लिए, तब ये सारी चीज़ें जो है ये आती है एग्जिस्टेंस में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो हाँ जी, अब मेन क्वेश्चन जो है पहले उसको लेकर के आते हैं। हाँ, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल पूछा, आपको बोलता है कि इसमें से कौन सा पीक लोड प्लांट है। तो पीक लोड प्लांट में एक एग्जाम्पल आपका हो गया पंप स्टोरेज, नंबर 3। नंबर 3 कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे नहीं है। देखिए ऑप्शन ए और बी में तो है ही नहीं थर्ड वाला, तो ना तो ए सही हो सकता है ना बी सही हो सकता है, अब सी और डी में से एक है आंसर। ठीक है, फिर दूसरा रन ऑफ रिवर प्लांट्स, रन ऑफ रिवर प्लांट भी, रन ऑफ रिवर प्लांट भी पीक स्टोरेज प्लांट है या पीक लोड प्लांट जिसको हम लोग बोलते हैं। दोनों सही है अपनी जगह पे। न्यूक्लियर इसका आंसर होगा क्या, नहीं, न्यूक्लियर जो है उसको बेस लोड प्लांट बोलते हैं हम लोग। देखिए बेस लोड क्या होता है, ये वाला जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है ना लोड का, दिस इज द बेस लोड, मतलब ये तो मिनिमम है, पूरे दिन के 24 घंटे मिनिमम से मिनिमम भी अगर लोड गया तो इतना तो जाएगा ही जाएगा। इतना लोड तो हर समय कनेक्टेड रहेगा। हो सकता है कि किसी ना किसी के घर में, अब जैसे सपोज कर लो गर्मी का मौसम है तो अब पूरे दिन भर के ड्यूरेशन में याद हो सकता है एक फ़ैन जो है हमेशा चल रहा होगा, या फ्रिज जैसा है, जैसे फ्रिज है तो फ्रिज तो ऑन ही रखते हो ना, ऐसा तो आप नहीं करते हो कि चलो दिन में 3 घंटे ठंडा कर दिए, बाकी के 10 घंटे जो है इसको बंद रख दिए, फिर 2-3 घंटे ठंडा कर दिए, ऐसा तो नहीं करते हैं। फ्रिज 24 घंटे चलता रहता है ना आपके घर पे। तो इस तरीके के कुछ ऐसे लोड्स रहते हैं जो हर घरों पे फिक्स रहते हैं और ये बेस लोड्स होते हैं। बेस लोड जो होते हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स तरीके के लोड्स होते हैं, ये तो इतना तो आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा, बेयर मिनिमम है। और ये जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है अपने पास वो कोल फायर्ड प्लांट से आता है। किससे आता है, कोल फायर्ड प्लांट्स, जिसको कि हम लोग थर्मल प्लांट भी बोलते हैं, उनसे। ये लोग खास तौर पे बेस
लोड के लिए वर्क करते हैं। इनको इग्नाइट करने में, इनको एनर्जी जनरेट करवाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आफ्टर दैट टाइम ये एकदम कांस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं लंबे समय तक के लिए। इस तरीके के प्लांट होते हैं। तो बेस लोड प्लांट में आगे आपका कोल फायर्ड प्लांट हो गया, न्यूक्लियर हो गए, ये सब के सब बेस लोड प्लांट की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे बेस लोड में, तो इसलिए न्यूक्लियर का ऑप्शन तो हट गया हमारे पास। तो ऑप्शन सी में देखिए वन को भी लिया हुआ था, जबकि वन वाला जो है वो गलत है। न्यूक्लियर जो है वो बेस लोड प्लांट की कैटेगरी में आता है, तो ये तो हट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा घूम फिर के, डी ऑप्शन। तो इसका मतलब जो डीजल पावर प्लांट है ये भी हमारा पीक लोड प्लांट ही है। ठीक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, और ये तीसरा, मतलब 2, 3 और 4 जो है इतने ऑप्शन अपने करेक्ट है। ठीक है, समझ गए पूरा बेसिक्स इसका। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन लिखता है कि द मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ जनरेटिंग स्टेशन इज 100 मेगावाट इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 40%। एनुअल लोड फैक्टर कितना है? 40% का है। ठीक है, एनुअल लोड अगर फैक्टर बोल रहा है तो मतलब 8760 घंटे के लिए ये लोड फैक्टर आपको दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ ईयर कंसिडरिंग 365 डेज इन अ ईयर। ठीक, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना ये जनरेट करेगा पूरे साल भर के दौरान। ठीक, लोड फैक्टर की वैल्यू जो है इट इज 0.4। लोड फैक्टर की वैल्यू कितनी है? 0.4। ठीक, मैक्सिमम डिमांड कितने का है? 100 मेगावाट का। मैक्सिमम डिमांड जो है वो कितने का है? 100 मेगावाट का। तो आप सबको एक बात तो पता है कि लोड फैक्टर जो होता है दैट इज एवरेज लोड या एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, तो देखिए इस लोड फैक्टर का यूज़ करके क्या आप एवरेज डिमांड बता सकते हैं उस सिचुएशन का? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? तो 0.4 मल्टीप्लाइड विथ 100, तो ये हो जाएगा 40 मेगावाट का एवरेज लोड। तो सिस्टम के ऊपर जो एवरेज लोड है वो कितने का है? वो 40 मेगावाट का है। ठीक, अब अगर 40 मेगावाट का एवरेज लोड है, 40 मेगावाट्स का एवरेज लोड है, ठीक है, एवरेज डिमांड है, तो जरा आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना जनरेट किया है ना। तो आप लिखेंगे टोटल यूनिट्स जनरेटेड, द टोटल यूनिट जनरेटेड अपॉन कितने दिन के लिए? 365 दिन इंटू 24 आवर, मतलब सीधे सीधे लिख दो इसको 8760 आवर्स के हिसाब से टोटल यूनिट जनरेटेड से आपको क्या मिल जाएगा? 40 का लोड फैक्टर जो है वो मिल जाता है। लोड फैक्टर ऑफ 40 जो है वो इससे आ जाता है। ठीक है, तो टोटल यूनिट जनरेटेड इससे कितना होगा? 8760 इंटू 40, 4 6 24, 4 2 4 7 28 29 30 0 3 4 8 32 33 4 5 350400 350 400 350400 35040 इंटू 3 नहीं 35040 35040 10 का पावर 5 किलोवाट में दिया। अच्छा नहीं नहीं, मेगावाट भी नहीं है, मेगावाट में दे दिया ना, ये डेटा गलत कर दिया, ये तो है ही नहीं। ये 35040 किलोवाट, तो 6 के फॉर्म में। ठीक है ठीक है, एक ज़्यादा दे दिया है, ये भी गलत है। ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन सही है, 3504 इंटू 10 का पावर 5 किलोवाट आवर, किलोवाट भी है ना, तो कितने का पावर आ गया? 1 2 3 इधर हो गया, 3504 4, 2 यहाँ से है और 3 उधर से, 5। ठीक है, ये राइट। 3504 इंटू 10 का पावर 5 किलोवाट आवर के फॉर्म में आपको कितना यूनिट जनरेट किया वो पूछा है। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ ईयर। यूनिट्स के फॉर्म में पूछा, लेकिन जो आंसर दिया वो आपको किलोवाट और मेगावाट आवर के फॉर्म में दिया, तो उसी फॉर्म में आप आंसर करेगा। क्या क्या किया हम लोगों ने लोड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड का यूज़ करके पहले एवरेज डिमांड बता दिया कि इतना है। अब ये एवरेज डिमांड का यूज़ करके हम लोग टोटल यूनिट जनरेटेड के फॉर्म में निकाल दिया कि भाई टोटल यूनिट जनरेटेड तो उतना ही होगा ना जितना एवरेज डिमांड रहा होगा, तो वो टोटल यूनिट इसने जनरेट किया डिवाइडेड बाई ये टोटल का अपना कंप्लीट ड्यूरेशन कितना था वो। ठीक ठीक है, डन। तो आज का सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस सारे क्वेश्चंस बनाने में और आप सबने अच्छा स्कोर किया होगा इस फैक्टर्स में।
ये जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर्स देखे सब बड़े इंपॉर्टेंट है यार। इन सब का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वन के साथ, मतलब इनका रिलेशन वन के साथ कि कब ग्रेटर देन वन होता है, कौन सा लेस देन वन होता है, किसका वन से लेस होने से कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है, वन से ऊपर होने से कॉस्ट में कितने का फ़र्क होता है, कॉस्ट इंक्रीज़ होता है कि डिक्रीज़ होता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट फिर भी जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है उस वैरायटी के क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामिनेशन के। तो आई होप आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आज के ऑनवर्ड्स रोज़ आपके लिए ये MCQ सेशंस अब अवेलेबल रहेंगे। पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपके लिए MCQ सेशंस रेगुलर लेकर के आऊँ और साथ साथ लाइव पर भी लेकर के आऊँ। ठीक है, तो अभी तो सेशन शुरू हुआ है, मज़ा आएगा। और SSC की डेट्स भी आ चुकी है एग्जामिनेशन की, तो अब आई होप आप लोग एकदम वॉर लेवल पे प्रिपरेशन अपनी शुरू कर चुके होंगे। शानदार तैयारी करते रहिए और मैं हमेशा आपके लिए रेगुलर सेशंस जो है वो लाता रहूँगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।